नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अगर आपने मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो बराए करम से सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अहबाब के साथ शेयर करें। आज हम आपके साथ वज़ीर आज़म इमरान खान की कौमी असम्बली के इजलास से खिताब पर बात करेंगे। वज़ीर आज़म इमरान खान की 22 माह बाद पहली बार यह ख्वाहिश पूरी हुई कि वो कौमी असम्बली के इजलास में जम कर तकरीर करें। 1 घंटा 20-25 मिनट तक उनको अपोजिशन ने सुना। कौमी असम्बली के स्पीकर असद कैसर साहब की बड़ी कोशिशें शामिल हैं वज़ीर आज़म के लिए पुरअमन माहौल फराहम करने में, वरना ये अपोजिशन वज़ीर आज़म को सुनने के लिए किसी सूरत तैयार ना होती। ये अंदरून खाना और आप ये कह रहे हैं कि पसे पर्दा स्पीकर कौमी असम्बली ने अपोजिशन रहनुमाओं से रब्ता कायम किया और उन्हें इस बात पर आमादा किया कि वज़ीर आज़म इमरान खान को खिताब करने का मौका दें, और अपोजिशन भी तैयार हो गई। आप देखें, अपोजिशन के रवैये में भी लचक पैदा हो गई। ज़ाहिर है बिलावल भुट्टो ने आसिफ अली ज़रदारी से भी बात की होगी, ख्वाजा आसिफ ने भी मियाँ शहबाज शरीफ से इस बात की इजाज़त हासिल की होगी। हालांकि दोनों तरफ ऐसे हार्ड लाइनर मौजूद हैं जो जब चाहते हैं कौमी असम्बली का हो या किसी दूसरे अवान का, सेनेट का हो, माहौल ख़राब करते हैं। माहौल ख़राब करना तो बड़ा आसान है, लेकिन माहौल को खुशगवार माहौल बरकरार रखना एक बहुत बड़ी मैं कहता हूँ बड़ी मुश्किल का बात है। और जिन लोगों ने ये एक बार वज़ीर आज़म को खिताब करने का मौका दिया, ये मैं समझता हूँ कि ये असल में जीत अपोजिशन की है कि उन्होंने वज़ीर आज़म को सुनने के लिए तैयार हुए। लेकिन जब वज़ीर आज़म तकरीर कर चुके तो वो जो भी काम किया है कि जो तकरीर करने के बाद तो चले गए, फिर उनके बाद बिलावल भुट्टो, फिर उसके बाद उससे पहले ख्वाजा आसिफ, उन्होंने तकारीर की और फिर खुद लताड़ा उन्होंने वज़ीर आज़म को, और उन्होंने चैलेंज किया कि आए हमारे साथ मुनाज़रा कर लें। बल्कि ख्वाजा आसिफ ने तो ये कहा कि वज़ीर आज़म ने मुग़लिया दौर की तारीख़ी गल पेश की, और वज़ीर आज़म ने इसी तरह और भी वाक़यात जो पेश किए हैं कि वो हक़ाइक़ पर मबनी नहीं है। चले, ये तो वज़ीर आज़म अक्सर व बेशतर इस तरह की तकारीर तो करते रहते हैं, लेकिन उनकी तकरीर का एक बड़ा अहम पहलू ही है। एक तो वो शिकस्त खुर्दी की अलामत नज़र आते थे। वो ये समझते थे कि मैंने ये वो पूरी उन्होंने एक फैक्ट्स एंड फिगर्स की एक उन्होंने अपनी चार्जशीट बना कर रखी हुई है जो साबका हुकूमतों के ख़िलाफ़ करते रहते हैं, और कहते हैं कि इन हालात में मुझे हुकूमत मिली थी तो मैं क्या कर सकता था। एक और बात जो उनकी शिकस्त खुर्दगी ये नज़र आती थी कि उन्होंने कहा कि मैं इस कौमी असम्बली को चलाना देखना चाहता हूँ, चलते देखना चाहता हूँ। इसके बाद उन्होंने आगे तो मुकम्मल बात नहीं की, आगे वो जो कहना चाहते थे वो उन्होंने अपने दिल में बात रख ली। अंदरून खाना आप क्या समझ लिए कर रहे हैं या बैन सतूर समझ लें कि उन्होंने अपोजिशन की ये धमकी दी, और बिलखसूस अपने उन तादियों की भी धमकी दी जो आए रोज़ उनको ब्लैकमेल करते रहते हैं। उनको ये कहा कि अगर मैं तो चाहता हूँ कि कौमी असम्बली चले, लेकिन अगर आप मेरे ख़िलाफ़ इसी तरह सरगर्म अमल रहे तो फिर मुझे वो कुछ करना पड़ेगा जिसके लिए आप तैयार नहीं हैं। मतलब ये है, ये बात तो उन्होंने अपनी ज़ुबान पर तो नहीं लाए, लेकिन उन्होंने इशारतन ये कह दिया कि वो कौमी असम्बली को तहलील कर सकते हैं, तहलील कर देंगे, और उसके बाद निगरान हुकूमत आएगी, और फिर निगरान अगर हुकूमत आ गई न जाने वो कितना अरसा बरसे इक़्तिदार है। कोई लोग कोई पता नहीं कि सुप्रीम कोर्ट में चले जाएं कि जी इस वक्त तो मुल्क के हालात ऐसे नहीं हैं, इलेक्शन ना हो, एक मुल्क फिर एक बार निगरान सेटअप के तहत चलता रहे। इसलिए वो ये बावर कराना चाहते उन्हें कि आप मुझे गिराने की कोशिश से तर्क कर दें। लेकिन अब देखना ये है कि वज़ीर आज़म साहब जो पैगाम दे रहे हैं उसकी एक पॉजिटिव बात तो नज़र आती है, लेकिन वज़ीर आज़म को ये भी तो सोचना चाहिए कि वो अपोजिशन को भी ज़िंदा रहने दे। अगर अपोजिशन को वो ज़िंदा रहने दे और सिर्फ दीवार के साथ ना चुने, जैसे एक बार शहबाज शरीफ साहब ने कहा था कि
कि अपोजिशन को अनारकली की तरह ये दीवार में चुन रहे हैं। आप अपोजिशन को चुनने का इरादा तर्क कर दें और उसे जीने का मौका दें और मिल बैठें। आप ये समझें कि आधे पाकिस्तान की नुमाइंदगी तो वो खुद कर ही रहे हैं, हालांकि उनसे जुलाई 2018 के इंतखाबात में नुमाइंदगी का हक छीना गया, वो नुमाइंदगी का हक छीन कर आपको दिया गया। यानी आपके यहाँ जो ये 183 या 182 लोग बने, आप तो 156 ही थे ना, लेकिन 156 में बहुत से लोग ऐसे हैं जो रात के अंधेरे में हारे हुए सोए थे, लेकिन सुबह वो जागे तो उन्हें पता लगा वो तो कामयाब हो गए। 3 दिन के अंदर अंदर आपको एक ऐसी अक्सरियत बनाकर दे दी गई कि आप 11-12 वोटों की अक्सरियत के साथ आपकी हुकूमत चल रही है। आप भी एक कमज़ोर शाख पर अपना आशियाना अपना बना रखा है, तो ज़ाहिर है इसका नतीजा तो निकलना है। मैं ये समझता हूँ कि उन्होंने अपोजिशन को जो थ्रेट की है, ये थ्रेट इत्तेहादियों को भी थ्रेट है कि क्योंकि अगर इत्तेहादी टूट जाते हैं और जाकर अपोजिशन के साथ बैठ जाते हैं तो कोई बईद नहीं कि वज़ीर आज़म इमरान खान कौमी असम्बली को तहलील कर दें। और ये बात बहुत कम लोगों की समझ में आ रही है, आएगी। वज़ीर आज़म इमरान खान एक खतरनाक साबिक वज़ीर आज़म होगा जब वो छोड़ कर चला जाएगा, और कोई पता नहीं वो क्या क्या घर का बेदी या लंगा डाए उनके साथ वो बताया कि मेरे साथ क्या क्या होता रहा। क्योंकि मांगे तांगे की हुकूमत, मांगे तांगे के लोगों से बनाई गई हुकूमत में तो उन्हें बहुत सारी मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। और चूँकि अपनी मर्जी से शायद वो फैसले बहुत से नहीं कर सकते होंगे, क्योंकि उन्हें इस बात की इजाज़त नहीं है। उनकी पूरी की पूरी हुकूमत जो है नॉन इलेक्टेड लोगों पर बन गई है। तो अहम नशिस्तों पर, अहम मुद्दों पर नॉन इलेक्टेड लोग आ गए हैं। IMF आ गया है, पाकिस्तान एक IMF की क्या समझते हैं आप, उसका उसकी एक जैली मुल्क बन गया उसका, उसके लिए ये गिरवी रख दिया गया पाकिस्तान को। मैं समझता हूँ कि अपोजिशन को भी सोचना चाहिए, हुकूमत को भी सोचना चाहिए, मिलजुल कर वक्त गुजारें और मुल्क के मसाइल हल करें, वरना जुलाई के महीने में, सितंबर के महीने में किसी वक्त भी कुछ हो सकता है, और इसके लिए सबको ज़ाहिरी तौर पर तैयार होना चाहिए। शुक्रिया।